हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर अपने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। आई होप वो टॉपिक जो हमने कल किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसके अंदर जो कुछ चीज़ें छूटी हैं तो हम उसको एक बार दोबारा देखेंगे, तो यहाँ से फिर से उससे कंप्लीट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो छूटा था एक बार इसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर के चलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों के सामने वो टॉपिक रखना चाहूँगा। एंड देन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो टॉपिक कल का था हमारा, मैं उसके बारे में कुछ नई बातें बताऊँगा आज, तो आप उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। और एक जहाँ पे अभी आप जो अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे अपना एक इस तरीके से बना लीजिएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो नेक्स्ट के लिए भी हम देख सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो हमने कल टॉपिक किया है उसके अंदर से अगर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम उठा करके देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो, यूपी से हो, उड़ीसा से हो, कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, या एमपी से बात करें कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, तो आप उसको उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। इवन यूपीएससी भी यहीं से कंडक्ट करता है कुछ क्वेश्चंस, बट अब आगे उसने थोड़ा सिलेबस चेंज कर दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो यहाँ से नहीं लेगा क्वेश्चन। हमें पूरा का पूरा एक कवर लेके चलना है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो हम पहले कवर करेंगे जो हमने कल किया था, उसके बाद में जो हमारा नया टॉपिक है फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं कल के लिए एक जो हमारा छूटा था, कल के लिए जो हमने किया था उसके अंदर जो हमारे कुछ टॉपिक थे, एक बार इसको दोबारा कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, तुमने देखा होगा हमने एक एज की थी द स्टोन एज। उसके अंदर हमने 3 पीरियड्स पढ़े थे, उसकी 3 एज पढ़ी थी, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पेलियोलिथिक में क्या था कि ह्यूमन ने जो लास्ट टाइम था उसका, तो उसमें उसने फायर का जो है ना, फायर को ढूंढ लिया था उसने, यानी आग को ढूंढ लिया था उसने, यानी उसको आग का पता पड़ गया था। एंड नेक्स्ट बात करूँ उसी में ही, तो वो हंटर भी था और फूड यानी खाना पीना इकट्ठा करता था, और उसके जो टूल्स थे वो बड़े रफ़ टाइप थे, यानी गंदे भद्दे से टाइप के थे, और उसको इतनी सारी नॉलेज भी नहीं थी। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो थोड़ा आगे चल के मेसोलिथिक आता है, तो उसमें क्या था, थोड़े से जो इनके टूल्स थे वो डेवलप हुए। एंड जो हंटिंग करते थे वो तो करते ही थे, ये फूड गैदरर भी थे, तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक चीज़ थोड़ा सा और डेवलप हुआ इसके अंदर, यानी जो इसके औजार थे, जो इसके टूल्स थे, उसको थोड़ा डेवलप किया। नेक्स्ट बात करते हैं जो न्यूलिथिक में आया। सारी चेंजेस यहीं से स्टार्ट हुए हैं। न्यूलिथिक में जब आया तो ये जो आज का ह्यूमन दिख रहा है ना आपको मॉडर्न, तो ये होमोसेपियंस सेपियंस वहीं से हुआ है। तो ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको ऐसे कर सकते हैं इजीली। एंड नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ न्यूलिथिक से जो हमें मिली हैं, और फिर वो आगे सारी साइटों में चलती आई हैं। तो देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि मेहरगढ़ था, मेहरगढ़, कुछ जो साइटें हमने लिखी थी कल वाली वही एक बार देखेंगे हम लोग। मेहरगढ़ था, एंड बोरजोम था, बोरजोम। नेक्स्ट बात करें तो बोरजोम हो गया हमारा। एक था हमारा जैसे वो था एक कोल्डी हवा, एक था हमारा बागौर, एंड सेकंड नेक्स्ट हमारा था आदमगढ़, एक नया बताऊंगा मैं इसमें आपको, चिरांद। ये आपका आरजे, ये आपका एमपी मध्य प्रदेश, एंड इसकी बात करूँ तो ये बीएच बिहार। और इसी में हम बात करेंगे, इसी में बात करेंगे भीमबेटका एमपी। मेहरगढ़ की बात करें तो मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ है, ये पाक बलूचिस्तान में है, आज बलूचिस्तान में है प्रेजेंट, पहले इंडिया का ही पार्ट था बिफोर पार्टीशन। बलूचिस्तान ठीक है। बुरजोम की बात करें तो ये कश्मीर वैली एंड जम्मू एंड कश्मीर वैली यहाँ पर था। कोल्डी हवा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर वगैरह, प्रेजेंट प्रयागनगर, ठीक है। ये ऐसा कुछ था हमारे पास। अच्छा, उस टाइम पे और क्या क्या चीज़ें थी इन लोगों के पास में, जैसे एग्रीकल्चर का, इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज थी,
पोट्री थी इनके पास में, पोट्री की नॉलेज थी। हंटर तो थे ये लोग, हंटर थे। और क्या था, रियरिंग ऑफ कैटल्स, रियरिंग ऑफ कैटल्स यानी जानवरों को पालने लगे थे। नेक्स्ट बात करें, सेटल्ड थे, ठीक, विलेजेस बनने लगे। नेक्स्ट देखें, व्हील था। नेक्स्ट टूल्स, ये कुछ थे हमारे, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कल। अब आए एक एक को देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ था, मेहरगढ़ से एग्रीकल्चर की बिगिनिंग हुई थी, यानी एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेहरगढ़ से। उसके बाद इंडिया की अलग अलग साइटों में पहुँचा है एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा। तो कहाँ से हुआ, यहाँ से। सेटलमेंट भी यहीं हुआ होगा, एग्रीकल्चर था तो सेटलमेंट भी यहीं हुआ होगा। फिर आगे दूसरी जगह पे भी सेटलमेंट बनने लगे। अच्छा ये कहाँ है, प्रेजेंट ये पाकिस्तान में है। हाँ, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है आपके पास में कि एग्रीकल्चर की जो बिगिनिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो आप बता सकते हैं मेहरगढ़ से। किस एज में हुई थी, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक, तो आप बता सकते हैं नियोलिथिक में हुई थी। बुर्जहोम की अगर बात करें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है, ये पीसीएस में पूछा जाता है कि बुर्जहोम के बारे में। चाहिए पिट्स ड्विल थे ये, पिट्स ड्विल यानी ये लोग खड्डा खोद कर उसके ऊपर घर बनाकर ये लोग रहते थे। खड्डा खोदा, ऊपर घर बनाया, फिर ये लोग रहते थे। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोग खड्डा खोद करके उसके ऊपर घर बना करके रहते थे, पिट्स ड्विलिंग, तो वो कहाँ थे, बुर्जहोम में। कहाँ मिलता है वो हमें, बुर्जहोम में मिलता है। अच्छा यहाँ पे एक और नया फीचर था, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये लोग क्या करते थे, ह्यूमन के साथ में यानी मनुष्य के साथ में कुत्ते या जानवर को मार के दफना दिया करते थे, और उसके जो टूल्स थे या उसके ऑर्नामेंट्स थे उसको वही दफना दिया करते थे उसके साथ में। यानी जब वो नेक्स्ट कहीं जन्म लेगा तो उसको सारी चीज़ें उसके साथ में मिल जाएं, ऐसे कुछ इनका ट्रेडिशन था, कल्चर था ऐसा कुछ इनका। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी पिट्स ड्विलिंग और जो आपको वो मिली है कबर, उसके अंदर जो डॉग की परंपरा थी वो इनके कल्चर था, वो यहीं से था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोल्डियावा। ये कोल्डियावा इलाहाबाद क्या है भाई, यहाँ से हमें जो है राइस के एविडेंस मिले थे, और कुछ स्कॉलर कुछ विद्वान का कहना है कि जो यहाँ पे हमें राइस के एविडेंस मिले थे, तो उसको देखा जाए तो अगर उनका कहना है, कुछ मैं सम की बात कर रहा हूँ, तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि लगता है वर्ल्ड में यहीं पर सबसे पहले राइस की जो क्रॉप्स हुई थी ना, वो यहीं पर हुई थी सबसे पहले फसल, यहाँ पर कोल्डियावा राइस। नेक्स्ट आता हूँ बागोर की। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि ये लोग हार्डर्स थे, यानी रियरिंग ऑफ कैटल्स थे, मतलब पशुपालन करते थे ये लोग। और बर्तन वगैरह के भी यहाँ से एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पे चिरांद की बात करूँ तो दोस्तों आपको मैंने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में भी कि ये लोग क्या था, ये बोन्स और स्टोन दोनों के टूल्स क्या करते थे, दोनों के टूल्स यूज़ करते थे। अगर बात करें कि इंडिया में कहाँ से मिले हैं बोन्स के टूल, तो बोन्स के टूल यहाँ से मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया के अंदर वो कौन सी साइट है जिसके अंदर से बोन्स टूल्स मिले थे, तो इसीलिए आप इसको कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिरांद का पता चल गया आपको, प्रेजेंट बिहार में है। एंड भीमबेटका की अगर बात करूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, इवन उसमें यूपीएससी में भी पूछा जाता है ये। अभी उसने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है अपना, तो जा करके थोड़ा हो गया, बट ये क्वेश्चन पीसीएस में तो ज़रूर पूछा जाता है। इसको कहते हैं चित्रित गुफाएं, चित्रित गुफाएं, शेल्टर्स या फिर कैव्स भी कहते हैं इनको। हाँ, भीमबेटका की कैव्स, यानी इसके अंदर क्या है, मैंने बताया था आपको, जो जानवर हैं उनकी पिक्चर्स हैं, जो मानव थे उनकी पिक्चर्स हैं इसके अंदर बनी हुई है, और ये लोग यहीं पर रहते थे। हाँ, तो इनका सेटलमेंट कहाँ पे था, इसमें अंदर भी था। भीमबेटका की जो कैव्स हैं, गुफाएं हैं, उसके अंदर ये लोग रहते थे, जिसको चित्रित गुफाएं भी बोला जाता है। ये एमपी में पड़ता है, भोपाल से 40 किलोमीटर साउथ में पड़ता है ये भीमबेटका। जाओ कभी घूमने, देख करके आओ। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो देखो मैंने बताया अभी एग्रीकल्चर यहीं से हुआ था, तो उसके बाद पोट्री भी थी इनके पास में, हंटर शिकारी थे, रियरिंग कैटल यानी जानवरों को भी पालते थे,
और सेटल लाइफ हो गई थी इन लोगों की जब एग्रीकल्चर करने लगे तो। एंड विलेजेस की बात करें तो जब रहने लगे हैं तो विलेजेस बनने लगे इन लोगों के। फिर यहाँ से आगे मूव करते गए। व्हील यानी पहिया था, पहिया भी था यहाँ पे। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। और जो टूल्स थे वो दोनों थे, स्टोन के भी और बॉन्स के भी। नेक्स्ट आप लोगों को आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी क्लास के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक कैलकोलिथिक एज होगा। कैलकोलिथिक एज, इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बस ध्यान से पढ़ते रहिए आप। गारंटी मैं लेता हूँ इस चीज़ की। देखो, जो नहीं पढ़ता उसकी गारंटी तो भगवान भी नहीं लेता है। हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखते हैं, लिखते हैं अपना कैलकोलिथिक एज, यानी इसको कहते हैं ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी जहाँ पे कॉपर प्लस स्टोन दोनों का यूज़ हो रहा है, कॉपर प्लस स्टोन दोनों का यूज़ हो रहा है, दोनों को मिला करके एक नाम दे दिया गया जिसको कहते हैं कैलकोलिथिक एज। इसलिए आप समझ सकते हैं, यानी जहाँ पे कॉपर और ये इसका स्टोन का यूज़ हो रहा है उसको क्या कहते हैं, कैलकोलिथिक एज, यानी ताम्रपाषाण काल। अब दोस्तों इसको समझते हैं, आगे इसके क्या फीचर्स हैं। देखो यहाँ पे इसको सबसे पहली बात तो यही है, इसको क्यों बोला जाता है। देखो बेसिकली अगर आप समझना चाहते हैं तो देखो, जब यहाँ पे कॉपर का यूज़ हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ताम्रपाषाण। तो बस यही नाम पड़ गया इसका, ताम्रपाषाण। स्टोन भी है, ताम्र भी है, दोनों है यानी, तो यहाँ पे ताम्रपाषाण इसको, इसलिए वो ताम्रपाषाण इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके फीचर्स की। फीचर्स से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखो बेसिकली क्या होता था, ये एक ऐसी एज है जो हड़प्पा कल्चर आएगा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, वो उसका पतन हो जाएगा, उसका डेक्लाइन भी हो जाएगा, बट ये एज फिर भी चलती रहेगी, ये एज फिर भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता था कि भाई देखो न्यूलिथिक एज थी, उसके बाद कैलकोलिथिक एज आ गई तो उसका मतलब वो ख़त्म हो गई है पूरी तरीके से। नहीं, कुछ होती थी जो चलती रहती थी, लेकिन जो उसका पूरा पीक पॉइंट होता था वो नहीं होता था, यानी वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता था और दूसरी एज राइज करती जाती थी। तो वो भी चलते रहते थे, ये भी चलते रहते थे। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न मत पालना कि कैलकोलिथिक एज आई है तो न्यूलिथिक एज ख़त्म होगी, और हड़प्पा आई है तो कैलकोलिथिक एज ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इवन देखा जाए तो इसका जो मैं मैप बना देता हूँ उसमें समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो हम देखेंगे अपना मैप इस तरीके से, और मैप की प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिएगा ताकि इजीली जो इंडिया के स्टेट वगैरह हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। देखिए हमारा इंडिया का मैप हो गया कुछ इस तरीके से। ये लोग जो थे कैलकोलिथिक एज का जो सबसे ज़्यादा जोड़ था वो यहाँ से लेके इस एरिया में कुछ था, इधर भी थी कुछ साइटें। इवन ये जो हमारी गंगा और यमुना वैली होगी जो यहाँ पर भी था, रिवर होगी जो, ये गोदावरी वगैरह थी इधर, हाँ गोदावरी वगैरह थी इधर थी कहीं, काफ़ी सारी, ये नर्मदा होगी इधर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो रिवर्स थी उनको भी ध्यान में रखते चलना है। मैं एक दो रिवर और डिस्कस करूँगा कि अच्छा ये रिवर के पास में क्यों रहते थे, सेटलमेंट रिवर के आसपास क्यों होता था इन लोगों का। बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे कोई हैंड पंप तो नहीं रहे होंगे, तो पानी वानी की समस्या बड़ी रहती होगी, तो क्या करते थे इसलिए जहाँ से पानी वानी की समस्या ना हो तो इसलिए आसपास ही रहते थे रिवर्स के। तो ये इजीली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने बताया आपको कैलकोलिथिक एज का ज़्यादा जोर यहाँ पर था, सेंटर में था, वेस्टर्न में था और साउथ में था। कुछ इधर भी मिलती हैं ईस्टर्न में इसकी। इवन ईस्टर्न की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। ईस्टर्न की अगर मैं बात करूँ तो जो कल्चर इन लोगों का था कैलकोलिथिक एज में, जो कल्चर था इन लोगों का, इवन वो कल्चर आज भी फॉलो किया जाता है ईस्टर्न में। ईस्टर्न की बात कर रहा हूँ मैं, इस साइड की। इवन वो कल्चर आज भी इधर फॉलो किया जाता है। फॉलो करने का मतलब, जैसे ये लोग दाल भात खाते थे, ये भी खाते हैं आज भी। ये लोग मछली बहुत पसंद करते थे खाना, ये भी आज खाते हैं। यानी वो कल्चर जो इनका था वो कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो जब कभी आप जाएंगे या जो वहाँ पर रहने वाला देखेगा इस चीज़ को तो समझ जाएगा इन चीज़ों को कि हाँ भाई किस तरीके से कहाँ से क्या चीज़ें चलती आ रही हैं। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, क्लियरनेस, यानी इन लोगों के अंदर, यानी सफाई।
डिस्टिंक्टलेस, यानी ये लोग जो है ना, जो इनके पोट्री वगैरह थे या इनके जो टूल्स थे उसके अंदर बहुत सफाई आ गई थी, यानी जो इनके यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे जो इनके, उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था, बहुत सफाई के साथ बनाया जाता था। ठीक है, ये चीज़ समझ जाएंगे। एंड नेक्स्ट फीचर, यूज़ ऑफ लिमिटेड। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि कॉपर का ये ताम्रपाषाण काल आ गया, कैलकोलिथिक एज आ गई, तो इसमें अब जो है ना बड़ी मात्रा में कॉपर यूज़ हो रहा होगा, नहीं, ये चीज़ याद रखेगा। यूपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ से बहुत कंफ्यूज करता है इस चीज़ को लेके। तो क्या बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूज़ होता होगा कॉपर का? नहीं, जो इनके ऑर्नामेंट्स थे, जो इनके गहने थे, उसी के लिए यूज़ करते थे इसको, कॉपर को, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास कॉपर नहीं था कॉपर, बट उतनी बड़ी मात्रा में नहीं था। ठीक है, इसलिए क्या था, कॉपर का यहाँ पे लिमिटेड यूज़ होता था। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। अब ये खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप क्या हुआ? खारिफ क्रॉप मतलब जैसे कि जो बात करें तो मई टू सितंबर, नेक्स्ट नवंबर टू मार्च। आपने देखा होगा, बेसिकली आपने सुना होगा, जैसे हम गेहूं की खेती लगाते हैं तो मार्च में जाके कटती है वो, तो उसको रबी क्रॉप के अंदर रखा जाता है। एंड अगर जो वो मई में लगाते हैं वो सितंबर में कटता है, तो जैसे राइस की खेती होती है वो कहाँ पे कटती है? वो यानी खारिफ क्रॉप। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो मई से लेकर सितंबर के बीच में जो फसलें होती हैं, जो भी क्रॉप्स होती हैं, वो खारिफ क्रॉप्स होती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हमारा राइस हुआ या फिर माइज़ हुआ, मक्का। एंड अगर रबी क्रॉप की बात करूँ मैं, तो ये नवंबर से लेके मार्च तक चलती है। इसके अंदर कौन सी क्रॉप्स आती हैं? जैसे वीट हुआ हमारा, आपने देखा होगा, बेसिकली गांव में रहने वाले तो क्या है ना, खेती जो करते हैं तो गेहूँ लगाते हैं। गेहूँ की जो खेती होती है वो सर्दियों में, विंटर सीजन में उसको लगाते हैं, फिर समर सीजन के आने के उससे पहले ही थोड़ा उसको हार्वेस्टिंग की जाती है उसकी। तो यहाँ पे आपने देख लिया है, दोनों मैंने बता दिया है, वीट और नट्स, पल्सेस, ओट्स वगैरह सब इसके अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आती है? जैसे राइस, माइज़, ये सब इसके अंदर आती है, मॉनसून वाली कुछ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर जो थी ना पोट्री, वो रेड एंड ब्लैक। यानी इनकी जो पोट्री थी, पहले पोट्री कलरफुल नहीं होती थी, बट यहाँ तक आते आते, इस एज में आते आते इनकी जो पोट्री थी वो कलरफुल हो गई थी, यानी रेड एंड ब्लैक, उसमें कलर आ गए थे। और जो इनके टूल्स थे उसमें भी डेवलप हुआ, यानी इनके टूल्स और शार्प होने लगे। शार्प हुए, जैसे वो देखा होगा भाला वाला होता है, यानी कोई जानवर जा रहा है तो उसको दूर से फेंक करके मारना, हाँ, तो मिसाइल टाइप का एक कॉन्सेप्ट। तो इनके जो टूल्स थे वो बड़े शार्प हो गए। अब शार्प हुए तो यहाँ पे कुछ जगह पे टूल्स में यूज़ किया गया है कॉपर का, बाकी तो स्टोन के यूज़ होते थे, बोन्स के यूज़ होते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये फीचर्स थे इसके। एंड इसको हटा देते हैं, अब दोबारा समझते हैं चीज़ों को, इसके अंदर और क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखें अब इसके बारे में। नेक्स्ट, इसकी 3 इम्पोर्टेंट साइट है इसकी। तो है आहर, नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं मालवा, एंड नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं जॉर्वे। ये पड़ता है आपका एमएच में, ये पड़ता है आपका एमपी में, ये पड़ता है आपका आरजे में, राजस्थान में। ये दोनों चीज़ें थे आपकी आहार। इसके अंदर कुछ साइटें हैं, इसकी भी कुछ साइटें हैं, इसकी भी कुछ साइटें हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये आहार है, यहाँ पे कुछ कॉपर के एविडेंस मिले हैं। क्या मिले हैं? कॉपर के कुछ एविडेंस मिले हैं। और इसकी एक और साइट है जिसको जिलंद बोला जाता है, जिलंद। अगर आपसे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ ले, ये इसके क्या हैं तीनों? ये इसके कल्चर हैं। आहार कल्चर हो गया, मालवा का कल्चर हो गया, और जॉर्वे का कल्चर हो गया। ऐसे इसके कुछ 3 कल्चर रहे हैं। तो आहार राजस्थान में है, जिसकी एक और साइट है जिलंद। और यहाँ से क्या था, मैंने आपको बताया, यहाँ से कुछ कॉपर के एविडेंस मिले हैं। कुछ कॉपर के एविडेंस यहाँ भी मिले हैं, यूज़ करके कॉपर को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट बात करूँ मालवा। मालवा तो एक
सेटलमेंट के लिए भी जाना जाता है, सेटलमेंट के लिए भी जाना जाता है। बट यहाँ के जो पोट्रीज़ वगैरह थी, जो यहाँ की पोट्रीज़ थी वो बड़ी फेमस थी। यानी सेटलमेंट तो था ही यहाँ पे, जो यहाँ की पोट्री थी यानी मर्द भांड जिसको कहते हैं, मर्द भांड यानी यहाँ के जो बर्तन थे वो बड़े फेमस थे। इसके मालवा एमपी के यहाँ के बर्तन बहुत फेमस थे और इसी के लिए इसको फेमस देखा जाता है। इसकी कुछ साइट हैं, इसकी भी कुछ साइट हैं, जैसे कि नवादा तोला और इसकी एक दो साइट और हैं, नवादा तोला, एरन, नगाड़ा। तो ये इसकी कुछ मुख्य साइट हैं जिनको एक बार इसमें पूछा जाता है। लाइक ऐसे कोई आपको दे देगा, जैसे एरन दे दिया और पूछ लिया कि तीनों कल्चर में से किस कल्चर का रिप्रेजेंटेशन करता है एरन। तो आपको अगर बेसिकली आपको पता होगा कि मालवा की साइट है तो आप बता दोगे मालवा, आपको पता है कि इसकी साइट है तो आप बता दोगे। यानी जिस तरीके से आपसे पूछा जाएगा आप बता सकते हो। और मैंने बताया था यहाँ के से कि तांबे के एविडेंस मिले थे तो उसको ताम्रवती भी माना जाता है, ताम्रवती, उसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे घर भी बने हुए थे, कुछ घर भी बने हुए थे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं जोरवे की। तो यहाँ पे एक था इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव था यहाँ पे, और एक था चंदेल। इनाम गांव, चंदेल वगैरह यहाँ पर थे। तो ये जो इनाम गांव हैं यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं राइस के, यानी इनको भी नॉलेज थी राइस की, ये भी राइस वगैरह की खेती को किया करते थे, यहाँ से उसके एविडेंस मिले हैं। आई होप ये तीनों कल्चर आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो मालवा की साइड है ना, ये मालवा का जो कल्चर है यहाँ से देखने को मिलता है कि इन लोगों को जो है ना कस्बा और या फिर टाउन की नज़र से भी देखा जा सकता है। इनका एक सेटलमेंट जो था ना वो इस तरीके से था जैसे कस्बा या फिर गांव देखा जा सके, कस्बा या फिर टाउन देखा जा सके। तो ऐसी कोई नॉलेज थी इन लोगों को। और ये फेमस था किसके लिए? मर्द भांड के लिए। तो आपसे अगर पूछने के लिए आ जाए कि ये किसके लिए फेमस था, तो मर्द भांड के लिए फेमस था ये। यानी इसके जो यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, वो बड़े फेमस थे। अच्छा, ये कौन सी रिवर के किनारे था? तो ये था परवरा, यानी ये गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है। हाँ, परवरा रिवर, तो उसी की एक ट्रिब्यूटरी है। और मैंने बताया ये इनाम गांव वगैरह यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर ये। और मैं बात करूँ तो इसकी मालवा की, ये यहाँ पर है एमपी में। और हम बात करते हैं आहर की, तो ये राजस्थान में, राजस्थान के कुछ यहाँ वाले पार्ट में। ठीक है, जब यहाँ पे हड़प्पा कल्चर भी चल रहा होता है तो इसकी भी कुछ साइटें ऐसी इस जगह पे होती हैं। ठीक है, इसकी कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इनका एक ऐसा कल्चर भी रहा है कि ये लोग जब बरीड करते थे, दफनाते थे जब ये बरीड, तो ये लोग क्या करते थे, जो पहले न्यूलिथिक एज था उसमें तो कोई ऐसा डायरेक्शन का सिस्टम नहीं था, बट यहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं कि ये लोग, इन लोगों के अंदर से कुछ एविडेंस मिले हैं कि ये लोग इस डायरेक्शन में अपना बरी करते थे, यानी दफनाते थे इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर ये लोग दफनाया करते थे। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पे डायरेक्शन है, ये लोग जब बरी करते थे तो यानी नॉर्थ और साउथ की इनकी डायरेक्शन होती थी। यानी आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता था कि कैलकोलिथिक के जो लोग थे वो किस डायरेक्शन में बरी करते थे अपने जो डेड बॉडी होती थी उसको, तो ये करते थे इसमें। और साउथ में कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि ये लोग जब कोई जवान लड़के की या किसी लड़की की डेथ हो जाती थी, जब किसी जवान लड़के या लड़की की डेथ हो जाती थी तो उसके पाँव काट दिया करते थे। मतलब इनका ये था कि वो कभी जो है ना भूत बन जाए और फिर वो चल ना सके। अगर वो भूत बन गया तो फिर वो चल ना सके, इसलिए उनके पैर काट दिया करते थे और फिर उसको बरी कर दिया करते थे। तो मैंने बता दिया नॉर्थ टू साउथ ये इनकी डायरेक्शन होती थी, पैर काट दिया करते थे ये जवान के। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं था इसमें, बट जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बता दिए। और असम वाला मैंने बता दिया कि ईस्टर्न पार्ट में जो थे
इसकी एक साइड जो मिलती है ना वो बनारस के आसपास भी मिलती है, वहाँ पे तांबे का यूज़ हुआ है, छोटी मतलब थोड़ा ही माना जाता है उसको, ना के बराबर, बट मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। तो एक साइट इसकी काशी बनारस वाली जगह पे भी मिलती है। वैसे यूपी के अंदर जैसे आलमगीरपुर हुआ, हाँ यहाँ पे, और कौशाम्बी हुआ, तो ये इनकी दो साइटें थी और ये यहाँ पे इनका ज़्यादा जोर था। तो इसमें अंदर ऐसा कुछ है नहीं और कुछ, ये जितना मैंने बताया, जितना मैंने आप लोगों से डिस्कस किया वही आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। एंड आप इसको जो मैंने समझाया है दोबारा से फिर उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ छोड़ देते हैं तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, हाँ, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा। एंड नेक्स्ट कल हम अपना कल्चर लेके आएंगे, हड़प्पन कल्चर यानी हड़प्पन सभ्यता। तो उसके बारे में कल हम डिटेल से पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा है वो, वहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमारा हो ही गया है कंप्लीट। तो इसके बारे में जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम एक बार कर लें अपने टॉपिक्स को, उसके बाद हम वो सब डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को कुछ भी लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मैं आप लोगों की सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ। और थैंक यू सो मच, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और स्ट्रगल करके आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा सकूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, मैं कर रहा हूँ, बट मेरी एक ही बैट रहेगी, आप लोग भी स्ट्रगल करें, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। तो अगर कुछ लगता है कि भाई कुछ छूटा है हम लोगों का तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, मैं उसमें भी रिकवर करा दूँगा। मैं देखता हूँ, और जैसे मैंने आज किया रिकवर ऐसे ही हम कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।